नमस्कार बेटाओ। अब अपन 12th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में आप ध्यान कीजिए। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे किसकी? भ्रूण के विकास की। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि आप इस भ्रूण के विकास को तो हम इस लेक्चर में दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन भ्रूण पोष का विकास आपको पढ़ना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पढ़ा होगा, आपने उसको समझा होगा। अब अपन भ्रूण का विकास इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक हम शुरू कर चुके थे कब? पिछले लेक्चर में, लेकिन उसमें केवल शुरुआत की थी, तो अपन फिर से इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। भ्रूण के विकास में दो लाइनें, फर्स्ट ऑफ ऑल दो लाइन आई थी। वो दो लाइनें क्या थी? एक लाइन पहली ये थी कि भ्रूण का विकास द्विनिषेचन, भ्रूण का विकास द्विनिषेचन के फलस्वरूप निर्मित द्विगुणित युग्मज से होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरीके से हमने भ्रूणपोष का विकास पढ़ा था, वहाँ पे भी एक लाइन आई थी। उसमें हमने क्या लिखा था? यहाँ भ्रूणपोष का विकास द्विनिषेचन के फलस्वरूप निर्मित त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। यही थी। यहाँ पे हम किसका विकास पढ़ रहे हैं? भ्रूण का। किससे होता है? युग्मज से, जो कैसा होता है? द्विगुणित। ठीक है, दूसरी लाइन थी कि इस भ्रूण के विकास को सर्वप्रथम किसने रिपोर्ट किया था? एक हैंस्टीन नाम के वैज्ञानिक हैं। हैंस्टीन ने किस पौधे में रिपोर्ट किया था? कैप्सुला वर्सा पिस्टोरिस। कैप्सुला वर्सा पिस्टोरिस पौधे में हैंस्टीन ने सर्वप्रथम इसको रिपोर्ट किया था। ठीक है, अब अपन बात करें कि ये जो इस प्रकार का ये भ्रूण का विकास है, इसको कौन सा कहते हैं? क्रूसीफेराड भी कहते हैं इसको। क्रूसीफेराड प्रकार का भ्रूण, क्रूसीफेराड एम्ब्रियो। क्यों कहते हैं? क्योंकि कैप्सुला वर्सा पिस्टोरिस पादपों के क्रूसीफर या ब्रेसिकेसी कुल का पौधा है, इसलिए इसको नाम क्रूसीफेराड एम्ब्रियो भी दिया गया है। ठीक है, अपन इससे आगे शुरुआत कर दी थी अपन ने किस चीज़ की? विकास किस तरीके से होता है, तो वो अपन अब फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं दोबारा से। विकास की जो प्रक्रिया है अपन शुरू करेंगे कहाँ से? युग्मज से, जायगोट से। ठीक है, तो अपन ये इस तरीके से क्या बन गया? ये युग्मज कैसा है? द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित युग्मज है। द्विगुणित युग्मज में पहला जो विभाजन होता है कैसा होता है? वो अनुप्रस्थ विभाजन। और इस अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, दो कोशिकाएं बन गई। ऊपर वाली कोशिका को कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका, और नीचे वाली कोशिका को कहते हैं आधारीय कोशिका।
अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका को कहते हैं, एंड बेसल सेल आधारीय कोशिका को कहते हैं। दो कोशिकाएं बन गई। आगे के जो विभाजन हैं वो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजन का जो पैटर्न है वो अलग अलग है दोनों में। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं, आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी? अब आगे चलें। जैसे ये स्थिति तो यहाँ है, अब एक विभाजन किस में हो गया? शीर्षस्थ कोशिका में। मैंने बताया था कैसा होगा? अनुदैर्ध्य। और एक विभाजन यहाँ हो गया, कैसा? अनुप्रस्थ। ये बन गई 4 कोशिकाएं। कितनी बन गई? 4 कोशिकाएं। अगली स्थिति में दो तो शीर्षस्थ कोशिका की कोशिका हो गई और आधारीय कोशिका की हो गई। अगला जो विभाजन होता है उसमें क्या होगा? इनसे 2 कोशिकाएं ऊपर अनुदैर्ध्य विभाजन एक और हो जाएगा तो 2 और बनेंगी। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 2 और बन जाएंगी। ठीक है, स्थिति क्या रहेगी नेक्स्ट की? ये इस अवस्था बनेगी। इसमें क्या हुआ है? इसमें दोनों कोशिकाओं में एक एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो 2 की कितनी हो गई? 4 हो गई। और इन दोनों कोशिकाओं में एक एक अनुदैर्ध्य विभाजन और हो गया तो बनने वाली दोनों कोशिकाएं कहाँ हैं? इन दोनों के पीछे हैं, है ना। अब इस वाले भाग को, इस वाले ऊपर वाले भाग में 4 कोशिकाएं हैं, इसलिए इसको चतुर्थांश अवस्था कहते हैं। चतुर्थांश अवस्था, क्वाड्रेंट स्टेज। ठीक है, इस क्वाड्रेंट स्टेज में अगला जो विभाजन हो जाएगा तो उससे कौन सी अवस्था बनेगी? अब देखिए, अब इनमें लगातार कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और इनमें अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे। तो पहले से ये अनुदैर्ध्य विभाजन हो रखा था, एक अब उसके 90 डिग्री पे हो जाता है। उससे ये इस तरीके से कोशिकाएं बनती हैं। अब ध्यान देने वाली बात इसमें कौन सी आ गई? पहले 4 थी, 2 कहाँ दिख रही हैं हमें? सामने, और 2 इनके पीछे की ओर। अब इन चारों कोशिकाओं में क्या हुआ है? एक 90 डिग्री पे क्या हो गया? डिवीजन। 90 डिग्री पे डिवीजन होने से 4 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 8 इस वाले भाग में। इसलिए अगली जो अवस्था आती है वो कौन सी आती है? अष्टांशक अवस्था आती है। अष्टांशक अवस्था, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑक्टेंट स्टेज। कौन सी कहते हैं? ऑक्टेंट स्टेज। अब इसमें आगे विभाजन होते हैं। तो अब अब देखिए, अब इसमें नीचे की तरफ ये जो सेल बन रही हैं ये कहलाती हैं
निलंबक कोशिकाएं, और ये 5 से 10 कोशिकीय क्या है, तंतु जैसी संरचना का निर्माण होता है। और ऊपर की इन कोशिकाओं को कहते हैं, कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, भ्रूणीय कोशिकाएं। क्या कहते हैं, भ्रूणीय कोशिकाएं कहते हैं। तब स्थिति क्या बन जाएगी अब इसके बाद इस भ्रूणीय कोशिका की, अब ये बन गया इससे गोलाकार भ्रूण। बाहर वाली जो लेयर है जिसको हम इस तरीके से अलग से शो करना है हमें, ये कहलाती है, इसको हम त्वचाजन, त्वचाजन या अंग्रेजी में कहते हैं इसको डर्मेटोजन, लेकिन आप हिंदी में ही लिख दो यहाँ डर्मेटोजन परत है ये। त्वचाजन या डर्मेटोजन से निर्माण होता है किसका, बाह्य त्वचा का। जो भ्रूण की बाह्य त्वचा बनेगी उसका निर्माण होगा इससे। ये कहलाती हैं भ्रूणीय कोशिकाएं। भ्रूणीय कोशिकाएं, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हैं, निलंबक कोशिकाएं हैं। अब आगे क्या हो जाएगा इसमें, इस भ्रूणीय कोशिकाओं में क्या होता है, 2 कोशिकाएं, कोई सी 2 विभज्योतकी रहती हैं। हालांकि विभज्योतकी तो सभी कोशिकाएं, लेकिन कोई सी 2 कोशिकाएं क्या करती हैं, जहां विभाजन की जो गति है वो अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जिस स्थान पर कोशिका विभाजन की गति तीव्र है, कोशिका विभाजन की दर तीव्र है, उन स्थानों पर छोटे उभार बन जाते हैं, और उन उभारों के कारण जो भ्रूण है, प्राक भ्रूण जिसको कहते हैं, उस प्राक भ्रूण का आकार कैसा हो जाता है, हर्ट शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है, हर्ट शेप, हृदय आकार। इसको तो हम कहते हैं गोलाकार प्राक भ्रूण। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी है, गोलाकार। अब इधर आते हैं, ये वही नीचे वाली निलंबक सेल, ये भ्रूणीय कोशिकाएं, लेकिन इसमें ये जो 2 स्थान हैं इनको कहते हैं बीजपत्र आद्यक। बीजपत्र आद्यकों का निर्माण किससे हुआ था, हम बता रहे थे कि 2 जो क्षेत्र हैं गोलाकार भ्रूण के, या 2 स्थान की कोशिकाएं, उनमें विभाजन की दर तीव्र हो जाती है। उससे विभाजन तीव्र होने से ये दोनों भाग अधिक तेजी से वृद्धि करते हुए उभार के रूप में विकसित होते हैं, जो कहलाते हैं बीजपत्र आद्यक। और ये जो भ्रूण है ये क्या कहलाता है, हृदयाकार भ्रूण कहलाता है। हार्ट से भ्रूण बन गया। अब नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा, क्रूसीफेरी जो कुल है, क्रूसीफेरी कुल कैप्सुला बरसा पिस्टोरिस जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो बीजांड है वो कैसा होता है, प्रतिलोम। तो उसमें स्थान की कमी होने के कारण जब क्या होगा, बीजपत्र आगे कोशिकाएं विभाजन करेंगी और बीजपत्र आगे वृद्धि करते जाएंगे,
तो उस बीजांड में स्थान की अभाव के कारण बीज पत्र हैं वो क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। तो स्थिति क्या बनेगी, कुछ इस तरीके की। इस तरीके की है ना, इसको कहेंगे हम क्या, भ्रूण। क्या कहलाता है ये, भ्रूण। अब इस भ्रूण के विभिन्न भागों का नाम लिखते हैं अपन। देखिए ये जो कोशिकाएं हैं, तंतुनुमा कोशिकाएं, इनको हमने नाम दिया था निलंबक कोशिकाएं। निलंबक कोशिकाएं क्या बनाती हैं, निलंबक बनाती हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सस्पेंसर। क्या कहते हैं इसको, सस्पेंसर। और इस निलंबक की अंतिम कोशिका जो थोड़े से बड़े आकार की होती है, ये कहलाती है चूसकांग। ये यहाँ से और यहाँ तक भ्रूणीय अक्ष, और ये कहलाते हैं बीज पत्र। अंग्रेजी में कहते हैं कॉटिलीडन्स। भ्रूणीय अक्ष में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या हैं, कि जहाँ पर दोनों बीजपत्र जुड़ते हैं उस स्थान पर उपस्थित होता है क्या, प्रांकुर, प्ल्यूम्यूल अंग्रेजी में। और जहाँ पर सस्पेंसर भ्रूणीय अक्ष से जुड़ता है उस स्थान पर होता है मूलांकुर। ठीक है, तो ये हम संरचना किसकी पढ़ रहे हैं, भ्रूण की। ये द्विबीजपत्री भ्रूण है, दो बीजपत्र हैं तो द्विबीजपत्री भ्रूण हो गया। ठीक है, तो भ्रूण और युग्मज, युग्मज से अपन ने स्टार्ट किया, खत्म कहाँ हो गया, भ्रूण से, है ना। तो युग्मज से अगली अवस्था से ही और परिपक्व भ्रूण से पहली अवस्था तक ये सारी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, इनको कहते हैं प्राक भ्रूण। ये नाम लिखा हुआ है प्राक भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो अंग्रेजी में। तो ये सारी अवस्थाएं प्राक भ्रूण कहलाती हैं। ये भ्रूण परिपक्व जो निर्मित हो चुका है, और निर्माण किससे शुरू हुआ, युग्मज से। ठीक है, तो युग्मज से और भ्रूण दोनों के बीच की अवस्थाएं प्राक भ्रूण कहलाती हैं। प्राक भ्रूण, जब भी आप भ्रूण का विकास पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, पहला जो विभाजन होता है युग्मज में, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, शीर्षस्थ और आधारीय कोशिका बनेगी। शीर्षस्थ कोशिका किसको नाम दिया है, जो ऊपर की ओर है। आधारीय किसको नाम दिया है, जो नीचे की ओर है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात, आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं। तो वो विभाजन किए, पहले चतुर्थांश अवस्था, फिर चतुर्थांश से एक विभाजन से कौन सी अवस्था आ जाएगी, अष्टांशक अवस्था आ जाएगी। कोष्टक में लिख देते हैं इनको, अष्टांशक अवस्था आ जाएगी। फिर उसके बाद इन अष्टांशक अवस्था आने के बाद इनमें एक और विभाजन होगा। अष्टांशक का मतलब 8 कोशिकाएं, 4 यहाँ 4 इनके पीछे की तरफ।
अब इन अष्टांशक 8 कोशिकाओं में एक और विभाजन होता है, कितनी हो गई, 16 कोशिकाएं। 16 में से 8 कोशिकाएं परिधि की ओर व्यवस्थित होती हैं और 8 कोशिकाएं होती हैं केंद्र में। परिधि की ओर जो कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं ये निर्माण करेंगी किसका, त्वचाजन का या डर्मेटोजन का। और 8 कोशिकाएं जो केंद्र में हैं ये निर्माण करती है किनका, भ्रूणीय कोशिका कहते हैं इनको। ठीक है, इसी तरीके से आधारीय कोशिका में जो लगातार अनुप्रस्थ विभाजन हो रहे हैं उससे 8 से 10 कोशिकीय क्या बनता है, तंतु बनता है, जिसको कहते हैं निलंबक कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ त्वचाजन बन गया और भ्रूणीय कोशिकाओं जो केंद्र में हैं इनमें विभाजन हुए, बहुत सारी भ्रूणीय कोशिकाएं बन गई। अब अवस्था है ये कौन सी, गोलाकार भ्रूण। इस गोलाकार भ्रूण में कुछ कोशिकाएं हैं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होती है, इनके विभाजन की दर है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से जैसे इस कोशिका में विभाजन तेजी से हो रहा है तो इस दिशा में कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ेगी। यहाँ विभाजन होता है तो इस दिशा में लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। तो तेजी से जो लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो उससे ये उभार बन जाते हैं। इन उभारों को कहते हैं बीजपत्र आद्यक। ठीक है, बीजपत्र आद्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उभार आगे वृद्धि करते हुए निर्माण करते हैं किनका, बीजपत्रों का। ये वही 2 उभार हैं जो जगह की कमी के कारण मुड़ गए, है ना। और हृदय का जो शेप है वो कैसा हो जाता, भ्रूण का जो आकार है वो कैसा हो जाता है, हृदयाकार। हृदयाकार भ्रूण के बाद बीजपत्र आद्यक तीव्र विभाजन करते हुए वृद्धि करते हुए क्या बनाते हैं, बीजपत्र बनाते हैं। जहाँ बीजपत्र जुड़े होते हैं प्रांकुर होता है और ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो ये है क्या, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया। आपके सामने डायग्राम बना दिया। अब ये यहाँ पे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास है क्योंकि बीजपत्र 2 हैं, है ना। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो गोलाकार भ्रूण बना है यहाँ से इस तरीके के आद्यक नहीं बनेंगे, यहाँ से सीधा की सीधा क्या बनेगा, एक भ्रूण बन जाता है जिसमें क्या होगा, बीजपत्र एक ही होता है ना। उसकी आपको डायग्राम बना के बता दें। जैसे ये तो यहाँ तक इस तरीके से चला है, यदि इसको हम यूँ एक बीजपत्री के लिए पढ़ें तो डायग्राम कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यही चूसकांग, ये निलंबक और फिर ये हो जाता है भ्रूणीय अक्ष। इसमें ये बीजपत्र वाला भाग है जो एक ही है ना, कोशिकीय बना देंगे इसको। तो एक बीजपत्री में तो बीजपत्र एक होता है और द्विबीजपत्री में बीजपत्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये अंतर रहेगा इसमें। अब अपन आते हैं कि भ्रूण में ये जो भाग लिखे हुए हैं, बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर, निलंबक, चूसकांग, कार्य क्या है इनके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स। ये भ्रूण में जो पार्ट्स लिखे हुए हैं इनके कार्य पढ़ते हैं अब अपन एक एक करके। ये प्राक भ्रूण की अवस्थाएं, मिटा देते हैं इसको। हाँ जी, इसमें नाम लिखते हैं एक एक करके भ्रूण के भागों के। नंबर 1 अपन यहीं से चलते हैं, इनके नाम क्या थे, बीज पत्र। नंबर 2 प्रांकुर। नंबर 3 मूलांकुर। नंबर 4 निलंबक।
और नंबर 5 चूसकांक। ये भाग हैं, कोई सा नहीं बच रहा। अब अपन इसको भी मिटा दें। देखिए, ये भ्रूण के भाग, भ्रूण के विकास के बाद जब बीज बन जाता है तो बीज के अंदर जो भ्रूण रहेगा उसमें ये भाग होते हैं। भाग और भी होते हैं लेकिन मुख्य जो भाग हैं वो अपन ये है। अब इनका कार्य क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो भ्रूण के जितने भी भाग हैं वो मुख्यतः अंकुरण के समय उनके मुख्य जो कार्य हैं वो प्रकट होते हैं। कौन कौन से? जैसे बीज पत्र है, तो इन बीज पत्रों से जो छोटा पौधा बनता है जिसको कहते हैं पादपक। छोटा पौधा जो अंकुरित हो करके किसी बीज के अंकुरण के द्वारा छोटा पौधा जो बनता है जिसको हम अंकुर कहते हैं वो क्या कहलाता है? पादपक। तो पादपक के प्रथम 2 पत्र या पत्ती, पत्र का मतलब पत्ती। अंकुरण के दौरान हम और आप सब देखते हैं कोई भी बीज अंकुरित हुआ, अंकुरित होते ही जैसे छोटा सा पौधा उसमें से निकलेगा तो उसके छोटे छोटे 2 पत्ती समान संरचनाएं जुड़ी रहती हैं जो क्या कहलाते हैं? उसके प्रथम 2 पत्र कहलाते हैं। वो क्या होते हैं? बीज पत्र ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पोषण प्रदान करने का। पोषण प्रदान करना। अब आते हैं प्रांकुर। प्रांकुर से अंकुरण के द्वारा पादप का प्ररोह। प्ररोह का अर्थ क्या होता है? सूट कहते हैं जिसको। प्ररोह में क्या क्या आते हैं? तना, पत्ती वाला भाग प्ररोह। या अपन दूसरे शब्दों में तना पत्ती को हटा दें, अपन कह सकते हैं भूमि से बाहर का भाग। वेरी सिंपल। ठीक है। तो पादप का प्ररोह यानी भूमि से बाहर के भाग निर्मित होता है, निर्मित होता है। अब मूलांकुर। मूलांकुर में पादप का मूल तंत्र माने जड़, जड़ें निर्मित होती हैं। निलंबक। निलंबक का कार्य होता है भ्रूणीय अक्ष को पोषक ऊतक में धकेलने का। चूसकांग। पोषक ऊतकों में धसकर पोषण ग्रहण करना। तो ये मुख्य कार्य हैं। मुख्य रूप से हमें यहाँ 2-3 चीज़ों के ही कार्य ध्यान में होने चाहिए। बीजपत्र क्या करता है? पादप जो छोटा पौधा बनता है उसके प्रथम 2 पत्र बनाते हैं और ये पोषण प्रदान करता है भ्रूणीय अक्ष को। प्रांकुर से पादप का प्ररोह निर्मित होता है। मूलांकुर से मूल तंत्र। निलंबक क्या करता है? कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो भ्रूणीय अक्ष को पोषक ऊतक में
धकेलने का कार्य करता है ताकि उसको पोषण मिलते रहे, और चूसकांग का कार्य है पोषक ऊतक में धस करके वहाँ से पोषण पदार्थ अवशोषित करना, ग्रहण करना। ठीक है, तो ये आपका इस जो लेक्चर में है भ्रूण का विकास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।